कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है, ताकि मेरा हौसला बन सके जल्दी जल्दी पार्ट बनाने का। व्यास मेंशन के बाहर अंगद हैरानी से स्नेहा की तरफ देख रहा था। स्नेहा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो यहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन अब वो व्यास मेंशन के अंदर नहीं जाना चाहती थी। वो वापस मिंतल मेंशन जाना चाहती थी। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब तुम्हें वापस ही जाना था तो तुम यहाँ तक आई क्यों? अब मैं तुम्हें वापस क्यों लेकर जाऊँ? मैं अगर गुस्से में तुमसे कहा था तैयार हो जाओ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सच में तैयार होकर बैठ जाओगी। उसकी बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मैं पत्नी हूँ आपकी, आपका हर हुक्म मानना फर्ज है मेरा। अंगद ने उसे घूरते हुए देखा। ये तो वो भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि स्नेहा कौन से उसके सारे हुक्म मान रही है। वो तुरंत बोला, अब अगर मैं तुम्हें वापस मित्तल मेंशन छोड़ने जाऊंगा तो तुम घर पर क्या कहोगी? मॉम तुमसे पूछेंगी कि तुम अपने घर क्यों नहीं गई, तो तुम क्या जवाब दोगी? उसकी बात सुनकर स्नेहा ने अपनी आंखों को गोल घुमाया। वो सोच रही थी कि वो शारदा जी को क्या जवाब देगी। उसकी घूमती हुई आंखों को देखकर एक पल के लिए तो अंगद भी उसकी तरफ देखता ही रह गया। स्नेहा कुछ सोचते हुए बोली, मैं उन्हें क्या कहूँगी? कुछ भी तो नहीं, जो कहना होगा आपको ही कहना होगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली। ये सारा रायता आपकी वजह से फैला है तो आपको ही इसे समेटना होगा। अंगद की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वो तुरंत बोला, तो फिर चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो और अंदर जाओ। स्नेहा बेचारी सी बोली, मुझे नहीं जाना, मुझे वापस मित्तल मेंशन जाना है। ये बोलते हुए उसने जैसा मुंह बनाया हुआ था, अंगद भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया था कि वो अब करे तो करे क्या। वो कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, गुस्से से नहीं कह रहा हूँ, आराम से कह रहा हूँ, चुपचाप अंदर जाओ, शाम को लेने आ जाऊँगा। ये सुनकर स्नेहा का चेहरा एकदम से खिल गया, लेकिन उसे अंगद पर यकीन नहीं था। वो धीमे से बोली, मैं कैसे यकीन करूं आप पर? अंगद ने उसे घूर कर देखा। स्नेहा झट से बोली, अगर आप नहीं आए तो? अंगद सख्ती भरे लहजे में बोला, अगर मैं एक बार कोई कमिटमेंट कर दूं तो मैं उसे पूरा करके रहता हूं। अगर मैंने एक बार कह दिया कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, इट मीन्स मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराई और अगले ही पल उसने अपना थंब अंगद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले प्रॉमिस कीजिए। उसकी ये हरकत देखकर अंगद हैरान हुआ, क्योंकि ये हरकत संगम करता था। जब भी उसे अंगद से कोई प्रॉमिस लेना होता था तो वो ऐसे ही अपना अंगूठा उसके सामने करता और बोलता, प्रॉमिस करो। वो तुरंत बोला, संगम बनने की कोशिश मत करो। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मैं संगम क्यों बनूंगी? मैं संगम की माँ हूँ और इतने में ही खुश हूँ मैं। अंगद ने एक गहरी सांस छोड़ी और गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए बोला, चुपचाप अंदर चली जाओ, वरना मेरा मूड बदल भी सकता है और कमिटमेंट भी चेंज हो सकती है। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा ने मुंह बनाया। क्या ही हो जाता अगर अंगद उसे प्रॉमिस कर देता, लेकिन वो कहाँ उसे खुद को टच करने देगा? जरा सा भी टच जैसे उसे बर्दाश्त नहीं। स्नेहा मन मारते हुए गाड़ी से बाहर निकली और अंगद को बाय करने लगी। वो अपना हाथ हिला रही थी, लेकिन अंगद ने एक नज़र उसे देखकर तुरंत अपनी नज़रें उससे हटा ली। स्नेहा और भी ज़्यादा चिढ़ गई। अंगद के जाने के बाद स्नेहा अंदर की तरफ आई। अभी तक उसने अपने मॉम डैड को नहीं बताया था कि वो ब्यास मेंशन आ रही है। उसे वहाँ पर देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे। स्नेहा की मॉम अनुपमा जी तुरंत उनके पास आई और बोली, तुम यहाँ पर? तुमने आने से पहले बताया भी नहीं। स्नेहा, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? उनकी बात सुनकर स्नेहा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सब कुछ ठीक है माँ। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी दादी माँ, जो सामने सोफे पर ही बैठी थी, मुंह बनाते हुए बोली, कहीं उन्होंने घर से तो नहीं निकाल दिया तुम्हें? परसों तो वो फिर भी तुम्हें लेने आ गया था, कहीं आज तुम्हें वापस इस घर में पटक गया हो? अगर ऐसा हो तो अपना रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लेना, इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। शादी के बाद जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो मायके पर उसका कोई हक नहीं रहता।
स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ पर कोई हक लेने आई भी नहीं हूँ दादी माँ, मैं बस अपने मम्मा पापा से मिलने आई हूँ और उनसे मिलकर चली जाऊँगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं वापस इस घर में रहने के लिए तो नहीं आऊँगी, लेकिन आप मुझे अपने मम्मा पापा से मिलने से तो नहीं रोक सकती हैं ना। अनुपमा तुरंत उसे रोकते हुए बोली, क्यों बोल रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी दादी माँ का। स्नेहा एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, पता है मुझे मम्मा, इसीलिए उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दे रही हूँ, शायद उन्हें समझ में आ जाए। खैर आप ये सब छोड़िए, मुझे बताइए आस्था कहाँ है। अनुपमा जी तुरंत बोली, आस्था ऊपर वाले रूम में है। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, और पापा। अनुपमा जी अब थोड़ी मायूसी से बोली, वो तो ऑफिस चले गए और आयुष भी, पर कोई बात नहीं, आज का दिन तुम यहीं हो ना, मैं उन्हें फ़ोन करके बोल दूंगी, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। स्नेहा मुस्कुराई और फिर आस्था से मिलने के लिए ऊपर उसके रूम में चली गई। स्नेहा की दादी एक बार फिर से बोली, देख लेना, एक दिन वो लोग तुझे यहीं पर पटक कर जाएंगे, तुझ जैसी मुसीबत को कौन अपने गले में बांधना चाहेगा। एक दिन वो भी तुझे वैसे ही परेशान हो जाएंगे जैसे हम हैं। उनकी बात सुनते हुए स्नेहा के कदम रुक गए थे। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंगद का चेहरा घूमने लगा। वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसकी दादी माँ ने भी मुंह बनाते हुए अपने फ़ोन की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ अंगद ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस पहुंचते ही आशीष उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अंगद ने अपनी नज़र लैपटॉप पर टिकाई हुई थी। आशीष उसे उसका शेड्यूल बताने वाला था। अचानक ही बोला, शायद मैं अपनी एक फ़ाइल अपने केबिन में ही भूल आया सर, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। अंगद ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। आशीष धीमे से बोला, सॉरी सर, ये बोलकर वो जल्दी से केबिन से बाहर चला गया और फिर 2 मिनट बाद वापस केबिन में आया और जो फाइल वो पहले लेकर आया था उनमें देखने लगा। जिस फाइल को लेने वो अपने केबिन में गया था वो केबिन में नहीं थी, बल्कि वो उसे पहले ही लेकर आया था, लेकिन शायद उसे वो दिखाई नहीं दी। अंगद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ। आशीष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं सर, वो फाइल यहीं पर थी, मुझे दिखाई। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, तुम लोगों का दिमाग घुमा हुआ है क्या, एक बार में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, बेवजह चक्कर लगाना तुम लोगों की आदत है क्या। उसे रहना घर पर था, लेकिन मुंह उठाकर मेरे साथ चल दी और फिर बोलती है कि मुझे वापस घर छोड़कर आओ। उसकी बात सुनकर आशीष हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं सर। उसके सवाल पर अंगद एकदम से शांत हो गया। वो खुद हैरान था कि वो आशीष को स्नेहा का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है। अगले ही पल वो गुस्से से बोला, फिलहाल तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना अभी तो सिर्फ केबिन से जाने के लिए बोल रहा हूँ, अगले ही पल अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो सीधा टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। उसकी बात सुनकर आशीष तुरंत वहां से गायब हो गया। अब अंगद ने पीछे की तरफ अपना सिर टिकाकर एक गहरी सांस ली। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और फिर सामने लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, फोकस ऑन योर वर्क अंगद, तुम्हें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कल से उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए फ़िलहाल वो तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। लेकिन अगर मैं उसकी इन फालतू हरकतों पर रिस्पॉन्ड करूंगा ही नहीं तो वो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। मुझे बस खुद को और संगम को उससे दूर रखना है। ये बोलकर उसने एक बार फिर से गहरी सांस ली और अपना काम करने लगा। काम करते करते कब दोपहर हो गई उसे पता ही नहीं चला और दोपहर में अब उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जिस पर स्नेहा का कॉल आ रहा था। अगले ही पल उसके दिमाग में संगम का ख्याल आया, तो उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और जल्दी से बोला, संगम ठीक तो है ना। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, हाँ ठीक है, मैंने अभी अभी घर पर कॉल करके पूछा था, सासू माँ ने बताया कि वो अपना लंच एंजॉय कर रहा है। उसकी बात सुनकर अंगद ने एक बार फिर से अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो जल्दबाजी में ये तो भूल ही गया था कि स्नेहा तो अपने मायके में है, वो संगम के पास है ही नहीं, तो उसने स्नेहा का कॉल अटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो सख्ती से बोला, तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। स्नेहा एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, बीबी का फ़र्ज पूरा करने के लिए। अंगद उसकी बात सुनकर हैरान हुआ। स्नेहा ने बड़े ही प्यार से पूछा, आपने लंच किया। अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो गुस्से से बोला,
तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इन सारे सवालों के लिए फ़ोन करोगी और मैं तुम्हें जवाब दूंगा? स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली। एक प्यारी सी बीबी ने उम्मीद से फ़ोन किया है, लेकिन सामने से खड़ूस पति जवाब नहीं देना चाहता तो क्या ही कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अंगद के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो तुरंत बोला, तुम मुझे खड़ूस कह रही हो? स्नेहा ने भी तुरंत कहा, नहीं, खुद को प्यारी कह रही हूँ। अंगद गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, आइंदा से इस तरह का टाइम पास करने के लिए मुझे फ़ोन मत करना। स्नेहा झट से बोली, प्लीज़ फ़ोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, मेरे सामने मेरी मॉम बैठी हैं। अगर आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे में अगर उन्होंने सासू माँ को फ़ोन करके पूछ लिया तो मैं नहीं चाहूँगी कि यहाँ पर आपके और मेरे बारे में किसी को कुछ पता चले। प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा, सिर्फ 2 मिनट मुझसे बात कर लीजिए। ये बोलते हुए स्नेहा सामने की तरफ देख रही थी, जहाँ बालकनी से गार्डन एरिया नज़र आ रहा था, लेकिन दूर दूर तक उसकी मॉम तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उसके होठों पर शरारत झलक रही थी। अंगद ने गहरी सांस लेकर कहा, ओके फाइन, तो खुद से ही बातें करती रहो और जब बोर हो जाओ तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देना। ये बोलकर वो जैसे ही फ़ोन टेबल पर रखने लगा, स्नेहा एकदम से चिल्लाई, आह! अंगद की पकड़ अचानक ही उसके फ़ोन पर कस गई। स्नेहा जल्दी से बोली, जब पत्नी का फ़ोन पर बात करने का मन हो लेकिन सामने से खड़ूस पति फ़ोन पर बात ना करे तो पत्नी के दिल से ऐसे ही आ निकलती है। आप सुन रहे हैं ना? उसकी बात सुनकर अंगद का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो सिवाय उसका टाइम वेस्ट करने के और कुछ नहीं कर रही थी। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना फ़ोन टेबल पर रखा, एक बार फिर से उस पर स्नेहा का कॉल आने लगा। अंगद के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आने लगी थी। उसने दोबारा कॉल अटेंड किया। सामने से स्नेहा की आवाज़ आई, मैंने आपसे कहा था ना कि मॉम मुझे देख रही हैं, प्लीज़ आप 2 मिनट मुझसे बात कीजिए ताकि उन्हें लगे कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। तो फिर आपने कॉल डिस्कनेक्ट क्यों किया? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, मैंने ठेका नहीं लिया है तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का। अगर उन्हें कुछ पता चलता है तो चलने दो, आई डोंट केयर। और अगर इतना ही झूठ बोलने का शौक है तो खुद से झूठ बोलो, मुझे अपने झूठ में शामिल मत करो और मुझे ये बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब करना बंद करो। मैं सच बता रहा हूँ, अब अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा। स्नेहा झट से बोली, और अगर फिर मुझे कभी संगम से रिलेटेड कॉल करना हुआ तो फिर तो मैं आपको कॉल करती रह जाऊंगी और आप मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे। उसकी बात सुनकर अंगद ने एक गहरी सांस ली। अब जाकर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में भी नहीं डाल सकता, वरना वो सच में उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालने वाला था। वो गुस्से से बोला, आखिरी 30 सेकंड है तुम्हारे पास, बताओ क्या कहना चाहती हो, उसके बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगी। स्नेहा झट से बोली, ठीक है नहीं करूँगी, बस इतना बता दीजिए कि मुझे लेने कब आएंगे आप, और अगर आपने लंच नहीं किया है तो प्लीज़ लंच कर लीजिएगा और डिनर हम दोनों साथ में करेंगे, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी और फिर कल सुबह अपने मायके में शिकायत करूंगी कि आपके यहाँ पर मुझे खाना नहीं मिलता। उसकी बात सुनते हुए अंगद के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और वो साथ ही साथ स्नेहा की चालाकी भी समझ रहा था। वो तुरंत बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? स्नेहा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, बात बस इतनी सी है कि एक पत्नी अपने पति के साथ डिनर करना चाहती है और उसे जो तरीका सही लग रहा है वो तरीका अपना रही है। अगर ऐसे में उसे कोई गलत समझ रहा है तो वो क्या ही कर सकती है। ये बोलते हुए वो थोड़ा हिचकिचा भी रही थी, लेकिन उसे अपने दिल की बात भी बोलनी थी। अंगद एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, अगर उम्मीदें रख रही हो तो तुम ही पछताओगी। मैंने वादा तुमसे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने का किया था, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने का नहीं। और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे दोबारा कॉल मत करना, वरना मैं सच में ब्लॉक कर दूंगा। और रही बात संगम की, तो तुम्हारे आने से पहले भी जब जब उसे ज़रूरत हुई है तो मैं उसके पास था, तो तुम्हें बर्दाश्त करने की मेरे पास और कोई वजह नहीं है। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। स्नेहा फ़ोन की तरफ देखती ही रह गई। उसे अंगद से जानना था कि वो उसे लेने कब आएगा, लेकिन यहाँ तो उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था।
मुंह बनाते हुए अब उसने भी अपना फ़ोन साइड में रखा और वापस आस्था के रूम में चली गई। वो स्पेशली अंगद से फ़ोन करने के लिए अपने रूम में आई थी। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मेंशन में संगम शारदा जी को गुस्से से घूर रहा था। शारदा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मैं क्या करूं बेटा, तुम्हारी स्नेहा माँ तो तभी घर पर वापस आएंगी ना जब तुम्हारे डैड उसे लेने जाएंगे, और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे डैड शाम को फ्री होंगे, अभी तो वो काम में बिजी होंगे ना। संगम गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता, मुझे स्नेहा माँ चाहिए, आप मुझे डैड को फ़ोन मिला कर दो, मैं उनसे कहता हूँ कि वो अभी इसी वक्त या तो स्नेहा माँ को लेकर आए या फिर मैं अपनी स्नेहा माँ को खुद लेने जाऊँगा। उसकी बात सुनकर शारदा जी हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, तुम सच में अपनी स्नेहा माँ को लेने जाओगे? संगम झट से बोला, क्यों, मैं नहीं जा सकता? तभी निया वहाँ पर आई और बोली, अभी तुम बहुत छोटे हो संगम, तुम अभी अपनी स्नेहा माँ को लेने नहीं जा सकते। उन्हें लेने के लिए तुम्हारे डैड को ही जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे डैड फिलहाल बिजी हैं, इसलिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। निया की बात सुनते हुए अब संगम का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। अगले ही पल वो मुंह बनाते हुए शारदा जी के रूम से बाहर निकल गया। उसे गुस्से में देखकर शारदा जी हंसने लगी। वो संगम के पीछे बाहर चली आती, लेकिन निया अपने किसी काम से उनके पास आई थी तो वो निया के साथ बातों में लग गई। वहीं दूसरी तरफ संगम अपने रूम में जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल अंगद की तरह दिखाई दे रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो उसका ही बेटा है। लेकिन अब वो अपने रूम में जाने की बजाय बाहर पार्किंग एरिया में आया और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, डैड ने कहा है कि आप मुझे लेकर स्नेहा माँ के घर चलो, वो भी वहीं पर पहुँच रहे हैं। ड्राइवर उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि अभी तक अंगद का तो ऐसा कोई आर्डर नहीं आया था। वो ड्राइवर तुरंत बोला, लेकिन आपके डैड का मेरे पास कोई कॉल नहीं आया है छोटे बाबा। संगम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अपना फ़ोन दीजिए, मैं अभी डैड से आपकी बात करवाता हूँ। ड्राइवर ने तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर संगम को दे दिया और अगले ही पल संगम ने ड्राइवर के फ़ोन से अंगद को कॉल मिला दिया। उसने थोड़ी दूरी पर जाकर अंगद से कॉल किया और फिर वापस ड्राइवर के पास आकर फ़ोन ड्राइवर को दिया तो सामने से अंगद की आवाज़ आई, संगम जैसा कहता है वैसा करो। ड्राइवर अभी भी थोड़ा हैरान था, लेकिन अब उसे अंगद का आर्डर तो फॉलो करना ही था, इसलिए उसने तुरंत संगम को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी ब्यास मेंशन की तरफ निकल गई। कुछ ही देर में संगम की गाड़ी ब्यास मेंशन पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने उसे ड्रॉप किया और फिर तुरंत वहां से निकल गया, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि अंगद यहाँ पर मौजूद होगा, और वैसे भी ये स्नेहा का घर था तो उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। संगम अंदर की तरफ आया और इधर उधर अपनी नज़रें घुमाते हुए बोला, स्नेहा माँ, स्नेहा माँ। उसकी आवाज़ सुनकर स्नेहा, जो अपने बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी, वो एकदम से उठकर बैठ गई और तुरंत रूम से बाहर निकलकर रेलिंग के पास आकर खड़ी हुई। उसने जब नीचे खड़े संगम को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी धड़कन भी तेज हो चुकी थी। उसे लगा शायद अंगद संगम को लेकर आया है। वो तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। संगम उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, स्नेहा माँ। ये बोलते हुए वो सीधा उसके पैरों से जाकर लिपट गया। स्नेहा ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। ये बोलते हुए उसने संगम को अपनी गोद में उठा लिया और फिर सामने की तरफ देखने लगी। उसे अंगद के अंदर आने का इंतज़ार था, लेकिन पिछली बार अंगद अंदर नहीं आया था तो उसे लगा शायद अब भी नहीं आया। संगम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं आपको लेने आया हूँ स्नेहा माँ। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, अच्छा, मतलब आपको भी मेरी बहुत याद आ रही थी, है ना? संगम ने अपना सिर हिलाया। अब तक बाकी सब भी वहाँ पर आ गए थे। अभी तक आयुष और मिस्टर विकास ऑफिस से नहीं आए थे, इसलिए सिर्फ वहाँ पर अनुपमा जी, आस्था और स्नेहा की दादी माँ थी, जो स्नेहा और संगम को देखकर बुरी तरह से चिढ़ रही थी। संगम स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, अब हम लोग घर चलें क्या? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अनुपमा जी तुरंत बोली, ऐसे कैसे, पहले दामाद जी को अंदर तो आने दो, पिछली बार भी वो अंदर नहीं आए, तुम रुको, आस्था उन्हें बुलाकर लेकर आती है। आस्था तुरंत बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जीजू से डर लगता है। अनुपमा जी ने उसे घूर कर देखा और बोली,
तुम तो किसी काम की नहीं हो, मैं ही चाहती हूँ। ये बोलकर वो बाहर की तरफ आई। स्नेहा मुस्कुराते हुए संगम से बातें करने लगी थी। वो संगम को लेकर जाकर सोफे पर बैठ गई। 2 मिनट बाद अनुपमा जी अंदर की तरफ आई और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, स्नेहा, बाहर तो अंगद है ही नहीं और ना ही उसकी गाड़ी है। क्या वो संगम को यहाँ छोड़कर चला गया है? स्नेहा हैरान रह गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि अंगद संगम को उसके पास छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी मना कर दिया था कि वो सिर्फ घर पर संगम के साथ रह सकती है, उसे लेकर कहीं बाहर नहीं जा सकती, ब्यास मेंशन भी नहीं। उसने अब संगम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो संगम मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको लेने अकेले आया हूँ स्नेहा माँ, मेरे साथ डैड नहीं आए। डैड बिजनेस में बिजी है ना, तो उन्हें रहने दो। हम दोनों वापस घर चलते हैं और वहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे। स्नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत पूछा, तुम अकेले कैसे आए संगम? और तुम्हें ऐसे अकेले आने किसने दिया? तुम डैड को बात करके आए हो क्या? संगम ने तुरंत अपना सरनामे हिलाया और उस वक्त को याद करने लगा जब उसने ड्राइवर की बात अंगद से करवाई थी। कुछ वक्त पहले मित्तल मेंशन में जब संगम ने अंगद को कॉल किया, सामने से अंगद ने कॉल रिसीव किया। उसे लगा शायद ड्राइवर का कॉल है, पर जब संगम ने सामने से हेलो कहा तो अंगद हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, संगम, तुम मुझे ड्राइवर के नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो बेटा? संगम मुंह बनाते हुए बोला, क्योंकि मुझे करना पड़ा डैड। आपको पता है मेरा गाड़ी में घूमने का मन कर रहा है और मेरे को पता है कि मैं बाहर तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आप बिजी हो और आपके बिना तो मुझे कोई बाहर लेकर नहीं जाता। इसलिए मैंने ड्राइवर से कहा कि वो मुझे गाड़ी में बिठाकर मित्तल मेंशन में ही गोल गोल घुमा दे, लेकिन वो मना कर रहा है। अंगद गुस्से से बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मना करने की? तुम मेरी बात करवाओ उससे। संगम मुस्कुराया और बोला, ओके डैड, मैं अभी बात करवाता हूँ। आप इन्हें कह देना कि मैं जैसा कहूँ ये वैसा करे, वरना आप इन्हें जॉब से निकाल देंगे। अंगद एक बार फिर से बोला, तुम मेरी बात तो करवाओ बेटा। जैसे ही उसने कहा, संगम तुरंत फ़ोन लेकर ड्राइवर के पास वापस आया और जैसे ही अब ड्राइवर ने हेलो कहा, सामने से अंगद ने एग्जैक्टली वही कहा जो संगम ने उसे कहने के लिए कहा था। जैसा संगम कहता है वो वैसा करे, वरना तो वो जॉब से निकाल दिया जाएगा। ड्राइवर भी अंगद की बात मानकर उसे लेकर ब्यास मेंशन के लिए निकल गया था और जब ये बात अब संगम ने स्नेहा को बताई तो स्नेहा ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। यहाँ वो मुश्किल से अंगद को पत्थर से मोम बना रही थी और अब जब उसे पता चलेगा कि संगम ने स्नेहा के लिए झूठ बोला है तो उसका गुस्सा उसी पर फूटेगा। लेकिन अब उसे संगम की भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंगद का गुस्सा शायद उसे भी देखना पड़ सकता था। इधर मित्तल इंडस्ट्रीज, अंगद अपने केबिन में बैठा था, तभी उसके फ़ोन पर स्नेहा का फ़ोन आया। उसने फ़ोन की तरफ देखा और गुस्से से बोला, एक तो ये लड़की मानती नहीं है, मुझे पहले पता होता ना ये लड़की इतनी ज़िद्दी होगी, मुझे इतना डिस्टर्ब करेगी, तो मैं संगम के लिए भी इससे शादी नहीं करता। सीरियसली, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। जब मैंने इसे एक बार बोल दिया कि मैं इससे फ़ोन पर बात नहीं करना चाहता, तो कौन होगा ऐसा जो खुद को इतना इंसल्ट फील करवाए। इसे अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं है। करती रहे ये बेशक से मुझे फ़ोन, मैं इसका कॉल रिसीव ही नहीं करूँगा। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था और थोड़ा साइड रख दिया था ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सके। तकरीबन आधा घंटा लगातार उसका फ़ोन बजता रहा, जिसमें ना सिर्फ स्नेहा का कॉल था बल्कि स्नेहा ने अपने मॉम के नंबर से भी उसे फ़ोन किया था। लेकिन अंगद के लिए वो अननोन नंबर था और वैसे भी अननोन नंबर से वो कॉल पिक नहीं करता था। वो उस कॉल को पिक करने भी नहीं वाला था और फ़ोन साइलेंट होने की वजह से उसे फ़ोन के बारे में पता भी नहीं चला। वहीं स्नेहा भी अब अंगद को कॉल कर करके थक चुकी थी। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और गुस्से से बोली, मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये इंसान है क्या? बेशक से इन्हें मुझसे बात नहीं करनी, मैं नहीं कह रही कि मुझसे बात करें, लेकिन कम से कम मेरा फ़ोन तो उठा लें। मैंने कहा था इनसे कि अगर कभी मुझे सच में इनसे बात करनी हुई, कोई ज़रूरत हुई तो, पर नहीं, इन्हें तो जैसे मेरी बात ही समझ में नहीं आई। अभी वो बोल ही रही थी कि संगम एक बहुत बड़ा पोस्टर लेकर उसके पास आया जिस पर एनाकोंडा की पिक्चर बनी हुई थी। वो पोस्टर स्नेहा को दिखाते हुए बोला,
ये देखो स्नेहा माँ, एनाकोंडा। आपको पता है, मुझे आस्था मासी ने बताया कि एनाकोंडा बहुत डेंजरस होता है। एनाकोंडा को गुस्सा भी आता है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो सबको खा जाता है। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा का ध्यान उस पोस्ट पर नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में सिर्फ अंगद चल रहा था। संगम उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ स्नेहा माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? कहीं आपको भी तो किसी एनाकोंडा ने परेशान तो नहीं किया? उसकी बात सुनकर अब स्नेहा को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, वैसे आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं संगम बेटा, आपके डैड है तो एक एनाकोंडा ही, उन्हीं की सताई हुई हूँ मैं। संगम हैरानी से बोला, आप मेरे डैड को एनाकोंडा बोल रही हैं? मैं डैड से आपकी शिकायत करूँगा। स्नेहा जल्दी से बोली, नहीं बेटा प्लीज़ ऐसा मत करना, अगर आपने ऐसा किया तो तूफान आ जाएगा, मुझे आपके डैड छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात सुनते हुए संगम हंसने लगा और बोला, डोंट वरी स्नेहा माँ, मैं डैड को आपकी शिकायत नहीं लगाऊंगा। डैड पहले ही आपसे गुस्सा रहते हैं ना, और मैं नहीं चाहता मेरे डैड आप पर गुस्सा करें। आप इतनी क्यूट हो और आप सच कह रही हो, डैड एकदम अनाकोंडा है, कितने डेंजरस लगते हैं ना वो। उसकी बात सुनकर स्नेहा एक बार फिर से हंसने लगी। वो संगम से बातें करने के चक्कर में ये तो भूल ही गई थी कि अगर अंगद ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो क्या हुआ, वो मित्तल मेंशन में भी तो फ़ोन कर सकती है, उन्हें भी तो संगम के बारे में बता सकती है। तभी संगम उस पिक्चर को साइड में रखते हुए बोला, स्नेहा माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठने लगी। तभी अनुपमा जी खुद ही वहाँ पर खाने की प्लेट लेकर आई और बोली, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है स्नेहा, मैंने पहले ही संगम के लिए खाना तैयार करवा दिया है, ये लो तुम इसे अपने हाथों से खिलाओ। पता नहीं इसने खाना खाया भी होगा या नहीं। उनकी बात सुनकर स्नेहा ने घूर कर संगम की तरफ देखा तो संगम ने चेहरा नामे हिला दिया। स्नेहा मुस्कुराते हुए अब उसे खाना खिलाने लगी। वहीं तकरीबन 1 घंटा और बीत चुका था। अब अंगद अपने केबिन से बाहर निकला, उसके हाथों में उसका फ़ोन था। अभी अभी उसने अपना फ़ोन अनलॉक किया और उस पर शारदा जी की 10 मिस्ड कॉल देखकर वो हैरान रह गया। अगले ही पल आशीष उसके सामने आकर खड़ा हुआ और हाँफने लगा। उसे हाँफते हुए देख अंगद हैरानी से बोला, कौन सी मैराथन दौड़ कर आए हो? आशीष उसे देखते हुए बोला, आप अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं सर? अंगद समझ चुका था कि आशीष उसे शारदा जी के बारे में बताने आया है कि शारदा जी उसे कॉल कर रही हैं। जब अंगद ने कॉल रिसीव नहीं किया तो ज़रूर उन्होंने आशीष को कॉल कर दिया होगा। वो गुस्से से बोला, पक्का स्नेहा ने मॉम को कॉल किया होगा और उन्हें कुछ बोला होगा, इसी वजह से मॉम बार बार मुझे कॉल कर रही हैं ताकि मैं स्नेहा को लेने चला जाऊं। लेकिन जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं उसे शाम को लेने आ जाऊंगा तो कम से कम शाम तक का वेट तो करना चाहिए ना, उसे ही तो लेने जा रहा हूँ। आशीष अपना सिर नामे हिलाकर बोला, नहीं बॉस, आपको आंटी जी इसलिए कॉल नहीं कर रही क्योंकि आप स्नेहा मैडम को लेने उनके घर जाएं, बल्कि इसलिए कॉल कर रही हैं क्योंकि संगम मिसिंग है। उसकी बात सुनकर अपनी गाड़ी में बैठते हुए अंगद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? आशीष ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, संगम घर पर नहीं है, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो जब स्कूल से आया था तो आते ही वो स्नेहा मैडम के बारे में पूछ रहा था। वो शारदा जी के पास गया तो शारदा जी ने उसे कहा कि जल्दी ही। अभी वो बोल ही रहा था कि अंगद ने तुरंत शारदा जी को कॉल लगा दिया क्योंकि एक वही थी जो उन्हें सब कुछ सही सही बता सकती थी। जैसे ही शारदा जी का फ़ोन बजा उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठाया। वो रोते हुए बोली, संगम संगम नहीं मिल रहा है अंगद, पता नहीं वो कहाँ चला गया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो पूरे घर में कहीं नहीं है, हमने सब जगह ढूंढ लिया, टेरेस में भी चेक कर लिया, वो अकेला कहीं गया भी नहीं है, दरवाजे से बाहर नहीं निकला है वो, पता नहीं क्यों फिर वो घर में नहीं मिल रहा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी अंगद, प्लीज़ कुछ करो ना, प्लीज़ मुझे मेरा संगम ला कर दो। ये बोलते हुए शारदा जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और अंगद भी शॉक्ड रह गया था। वो गुस्से से बोला,
आप अब फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं संगम को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं संगम को ढूंढ कर रहूंगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ये बोलते हुए वो खुद भी पैनिक करने लगा था। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसके दिल दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। बिजनेस में उसके ना जाने कितने ही दुश्मन थे। ऐसे में अगर किसी ने संगम का किडनैप कर लिया होगा तो ये सोचते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। लेकिन उसे शारदा जी की बात याद आई कि उसे घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है, तो फिर वो घर पर ही होगा। तभी उसे उस ड्राइवर की बात याद आई जिससे संगम ने ही उसकी बात कराई थी। उसने तुरंत उस ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन उस ड्राइवर का कॉल भी लग नहीं रहा था। उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। गुस्से से उसने अपने जबड़े कस लिए। आशीष उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि संगम अपनी स्नेहा माँ के पास चला गया हो। जैसे ही उसने कहा, अंगद उसकी तरफ घुमा और अगले ही पल उसने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया। आशीष का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। अंगद ने उसे गिरेबान से पकड़ा और बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा सकता। और कौन लेकर जाएगा उसे? हाँ, वहाँ पर कौन लेकर जाएगा? हर किसी को बोल रखा है मैंने कि अकेले कोई भी संगम को कहीं नहीं लेकर जाएगा। खबरदार, अगर आइंदा से ऐसी बकवास भी की तो। उसका गुस्सा देखकर आशीष भी बुरी तरह से कांपने लगा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस साइड में खड़ा रहा। वहीं अंगद अब अपनी गाड़ी में बैठा और तुरंत इसकी गाड़ी मित्तल इंडस्ट्रीज से निकल गई। वो इधर उधर नजरें घुमाते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो खुद से बोला, पुलिस स्टेशन, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। ओह गॉड, अगर मेरे संगम को कुछ हो गया तो? नहीं, मैं मेरे संगम को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पास मेरी तनु की आखिरी निशानी है, मेरा संगम। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो कभी कमज़ोर महसूस नहीं करता था, लेकिन जहाँ बात तनु और संगम की आ जाए वो कमज़ोर पड़ जाता था। तभी अचानक से उसकी नज़र सामने एक गाड़ी पर गई जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। वो वही गाड़ी थी। इसके ड्राइवर को वो कब से कॉल किए जा रहा था। गुस्से से उसने अपनी गाड़ी एक झटके से रोकी और फिर अगले ही पल अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उस गाड़ी की तरफ आया तो देखा उसका ड्राइवर अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। उस ड्राइवर ने जैसे ही अंगद को देखा उसके भी होश उड़ गए। वो पहली बार अपने पर्सनल काम के लिए अंगद की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था। डर से उसकी हालत खराब हो गई थी। अंगद उसके करीब आया। उसने नहीं देखा कि वो किस सिचुएशन में है और किस सिचुएशन में नहीं। उसने बस सीधा उस ड्राइवर का गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, संगम कहाँ है? ड्राइवर हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, साहब आपने ही तो कहा था कि संगम बाबा को उनकी स्नेहा माँ के पास छोड़ना है। अंगद उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गया। ड्राइवर ने एक बार फिर से कहा, आपने खुद कहा था मालिक, अगर आपको याद नहीं तो आप याद कीजिए। दोपहर के वक्त जब आपने मुझसे बात की थी तो आपने कहा था कि जैसा संगम बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूं। और उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपने ऑर्डर दिया है कि मैं उन्हें उनकी स्नेहा माँ के पास ब्यास मेंशन ले जाऊं। इसलिए मैं उन्हें ब्यास मेंशन ड्रॉप करने गया था। वहाँ से मैं वापस मित्तल मेंशन ही जा रहा था कि रास्ते में मुझे मेरी बीबी का फ़ोन आया कि उसकी हालत ख़राब है, उसे 9वां महीना लगा हुआ है और उसके पेट में तकलीफ़ थी, तो मैं उसे इस गाड़ी से यहाँ ले आया। माफ़ कर दीजिए मालिक, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसकी बात सुनते हुए अंगद का हाथ उसके गिरेबान से ढीला हो गया था। अगले ही पल अब अंगद अपनी गाड़ी में बैठा और तुरंत ब्यास मेंशन के लिए निकल गया। तकरीबन 10 मिनट में ही वो ब्यास मेंशन पहुंच चुका था। गाड़ी से बाहर निकलकर वो तेज कदमों से अंगर की तरफ आया और जोरों से चिल्लाया, स्नेहा। उसका चिल्लाना सुनकर एक पल के लिए तो जैसे पूरा ब्यास मेंशन ही कांप गया था। अगले ही पल अनुपमा जी बाहर की तरफ आई और उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोली, दामाद जी। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अंगद गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मेरा संगम कहाँ है? अभी वो बोल ही रहा था कि एक बार फिर से उसका फ़ोन बजा। फ़ोन शारदा जी का आ रहा था। वो अभी फ़ोन अटेंड नहीं करना चाहता था क्योंकि पहले उसे संगम को यहाँ से लेना था, लेकिन शारदा जी बार बार उसे कॉल ना करे इसलिए उसने कॉल अटेंड किया। पर जैसे ही उसने कान से फ़ोन लगाया सामने से संगम की आवाज़ आई, डैड।
संगम की आवाज़ सुनकर ही अंगद एकदम ब्लैंक हो गया था। मतलब अब संगम स्नेहा के साथ मित्तल मेंशन पहुंच चुका था। मित्तल मेंशन एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उस गाड़ी में से अंगद बाहर निकलकर तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ आया। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा स्नेहा पर आ रहा था। हालांकि स्नेहा की गलती नहीं थी, लेकिन अंगद को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शायद ये उसकी इनसिक्योरिटी थी जो उसके गुस्से को बढ़ावा दे रही थी। जैसे ही वो अंदर की तरफ आया, उसकी नज़र संगम पर गई, जो हाल में सोफे पर बैठा था और स्नेहा उसे अपने हाथों से मैगी खिला रही थी। जैसे ही अंगद की नज़र स्नेहा पर गई, उसने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। अगले ही पल वो उन दोनों की तरफ आया और उसने स्नेहा के हाथों को पकड़ा हुआ मैगी से भरा हुआ बाउल अपने हाथ में लिया और उसे जोरों से नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। स्नेहा एकदम हैरान रह गई। अंगद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, यही चाहती थी ना तुम? यही चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए? तुम उसे मुझसे दूर ही करना चाहती थी ना? अब तो बहुत खुश हो रही होगी तुम। बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम्हें मेरे संगम को मुझसे दूर करके। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। भला उसने ऐसा भी क्या कर दिया जो अंगद उसे इस तरह की बातें सुना रहा था? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए मैं जानती हूँ आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुनिए। अंगद गुस्से से बोला, क्या सुनूं मैं? हाँ क्या सुनूं? मुझे तो लगा था तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा अपने मकसद को पूरा करने में, लेकिन तुम तो बड़ी फास्ट निकली। पहली बार मेरा बेटा अकेले ऐसे घर से बाहर निकला, और किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुम्हारा क्या? तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता था? सौतेली माँ को अगर सौतेले बच्चों से इतना ही फर्क पड़ने लग जाए तो फिर बात ही क्या हो। तुम तो चाहती होगी ये कि संगम को कुछ हो जाए, तुम्हारा रास्ता साफ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बस अंगद बस, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? होश में भी हो तुम, या फिर कुछ पी रखा है तुमने? ये बोलते हुए शारदा जी, जो अभी अभी किचन से बाहर निकली थी, वो आगे की तरफ आई। स्नेहा की आंखों में आंसू तैर गए थे। उसे नहीं पता था कि संगम की ये गलती उस पर इतनी ज़्यादा भारी पड़ेगी, जो चीज़ उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची। अंगद उस पर उन सब चीज़ों का इल्ज़ाम लगा रहा था। अंगद भी गुस्से से गरजते हुए बोला, जिन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है ना मॉम, प्लीज़ आप उनसे दूर रहिए। आप मुझे नहीं बता सकती मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। मैं बहुत सही बोल रहा हूँ। आप घर में रहती हैं, इसलिए आपको लोगों का पता नहीं है कि आजकल लोगों की सोच कितनी घटिया है, उनके दिल में कितना मैल भरा पड़ा है। लेकिन मैं रोज़ ऐसे ना जाने कितने ही लोगों से मिलता हूँ, और क्या पता संगम ने आज जो गलती की है उसके लिए उसे उकसाया भी इसी ने हो। किसी ने उसके कान भरे हों कि जब ये मित्तल मेंशन से ब्यास मेंशन जाए तो पीछे से संगम को ये सब चीज़ें करनी है, वरना संगम ने आज तक कभी ऐसी गलती नहीं की, तो अब भला वो अचानक से इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है। अंगद की बातें सुनते हुए स्नेहा को तकलीफ हो रही थी। वो जानती थी कि वो कुछ बोलेगी तो अंगद उस पर और भी ज़्यादा चिल्लाएगा, इसलिए वो बिल्कुल चुप थी। लेकिन संगम चुप नहीं रहा। वो अपनी जगह से उठकर बोला, प्लीज़ डैड, मॉम को डांटना बंद कीजिए। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से उनके घर गया था। अंगद जोरों से चिल्लाया, स्टॉप इट संगम, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मुझसे बात मत करो, वरना एक लगाऊंगा कान के नीचे। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ भी ऊपर की तरफ उठा दिया था, और अगले ही पल स्नेहा जल्दी से आगे की तरफ हुई और उसने संगम को अपने पीछे कर लिया। अब तक सब लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे और सब लोग हैरानी से अंगद को देख रहे थे। आज तक उसने कभी संगम पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज उसका हाथ इस तरह से हवा में देखकर सब लोग सहम गए थे। वहीं स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो बेशक से कह दीजिए, जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, डांटना है डांट लीजिए। कोई ऐसी बात कहनी है जिससे मुझे हद से ज़्यादा तकलीफ हो, वो भी कह दीजिए, लेकिन संगम पर हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें भी अंगद पर गहरी हो चुकी थी। अंगद गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और ये सब हरकतें करके प्रूफ क्या करना चाहती हो कि तुम्हें मेरे संगम की फिक्र है?
तुम्हें लगता है कि मैं उसे टॉर्चर करूँगा और तुम उसे बचाने के बहाने उसके सामने महान बन जाओगी। स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई, लेकिन अगले ही पल वो होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली, मुझे नहीं पता आप ऐसी बातें कैसे सोच लेते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा, दिमाग तो बहुत चलता है आपका। अंगद गुस्से से गरजते हुए बोला, मेरे सामने बकवास मत करो। स्नेहा ने अब अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ किया और फिर संगम की तरफ घूम गई। उसने संगम को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने रूम की तरफ चली गई और अंगद अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्नेहा संगम को उसके सामने से ले गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और भी ज़्यादा झलकने लगा। शारदा जी जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या किए जा रहे हो तुम अंगद? तुम स्नेहा को इतना गलत कैसे समझ सकते हो? अरे वो कोई किडनैपर थोड़ी ना है जो संगम को तुमसे दूर ले जाएगी। वो उसकी माँ है। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद जोरों से चिल्लाया, माँ नहीं, सौतेली माँ है वो। और सौतेली माँ कैसी होती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मॉम। उसकी इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर सब लोग अपनी जगह पर खड़े खड़े कांप गए। अंगद के डर धीरज जी बोले, तुम जानते भी हो अंगद तुम क्या कर रहे हो? तुम स्नेहा को सौतेली माँ बोल रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, स्नेहा ने ऐसी क्या हरकत की है जो तुम उस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हो? उसने तो संगम को अपने पास नहीं बुलाया था, संगम खुद से उसके पास गया था और उसने जाने से पहले तुम्हारी मॉम को कहा भी था कि या तो वो उसे उसकी स्नेहा माँ ला कर दे या फिर वो खुद उसे उसके पास लेकर जाए। अगर तुम्हारी मॉम संगम को स्नेहा के पास लेकर जाती तो भी तुम नाराज़ होते, इसलिए शारदा जी ने उसे मना कर दिया। लेकिन संगम नहीं माना, उसने अपना दिमाग लगाया और ब्यास मेंशन चला गया। इसमें स्नेहा की क्या गलती है? अंगद उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया, शायद उसके पास जवाब था ही नहीं। लेकिन सुमित्रा जी झट से बोली, अगर स्नेहा की कोई गलती नहीं है तो अंगद भी कहाँ गलत है? उसे नहीं यकीन स्नेहा पर, तो इसमें उसकी क्या गलती? यकीन बनाने में वक्त लगता है और उसकी बात भी गलत नहीं है। सौतेली माँ कैसी होती है ये सब लोग जानते हैं। माना अभी स्नेहा ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन आगे चलकर वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, इस बात की भी तो गारंटी नहीं है। स्नेहा जो संगम को सुला रही थी, उसे बाहर की बातें साफ सुनाई दे रही थी और सुमित्रा जी की बातें सुनते हुए उसकी आंखों से आंसू तैर रहे थे। उसने संगम की तरफ देखा और जल्दी से बोली, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है संगम कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ तो मैं तुम्हें प्यार नहीं दूंगी? क्या तुम्हें तुम्हारी स्नेहा माँ पर यकीन नहीं? संगम ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, स्नेहा माँ प्लीज़ आप रोना बंद करो। मैं जानता हूँ एनाकोंडा की वजह से आपको रोना आ रहा है, लेकिन अब फिक्र मत कीजिए, मैं एनाकोंडा को आपको डांटने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनते ही रोते रोते भी स्नेहा मुस्कुरा दी। उसने बस एक बार अंगद को एनाकोंडा कहा था और संगम ने तो उसकी बात को पकड़ ही लिया था। वो जल्दी से बोली, अपने डैड के सामने ये मत बोलना संगम, वरना अभी तो पता नहीं, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनका ये नाम रखा है तो उनका गुस्सा बहुत बुरी तरह से हम दोनों पर फूटेगा। संगम झट से बोला, लेकिन अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मैं उनके सामने भी ये नाम लूँगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं उनके सामने ये नाम ना लूँ तो आप जल्दी से चुप हो जाइए, अपने आंसू साफ कीजिए। ये बोलते हुए वो खुद स्नेहा के आंसुओं को साफ करने लगा था और उसकी बातें सुनकर अब स्नेहा ने उसके चेहरे को बारी बारी से चूमना शुरू कर दिया। उसी वक्त दरवाजे पर अंगद आकर खड़ा हुआ। वो जिस तरह से संगम पर प्यार लुटा रही थी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तेज कदमों से वो अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही उसने स्नेहा के आगे से संगम को उठा लिया। स्नेहा एकदम हैरान रह गई। संगम को लेकर अंगद की ये इनसिक्योरिटी स्नेहा, अंगद और संगम के रिश्ते में क्या नया मोड़ लाएगी, जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आगे कहानी बेहद खूबसूरत है। ये कहानी बिल्कुल अलग और एक नई छाप छोड़ेगी आप पर, इतना वादा करती हूँ। बस कहानी के साथ आप लोग बने रहिए, अपना सपोर्ट और प्यार बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।